हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में क्लास थर्ड की विज्ञान का चैप्टर 6 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। हम पहले सबसे पहले आपका चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कवर कराएंगे। ठीक है, अगर हमने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो क्वेश्चन आंसर जो है उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 6 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर जो है उसमें हमको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, पाचन कहता कैसे होता है, परिसंचरण, श्वसन, जो प्रक्रम, ये जो हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमने 7th क्लास में पढ़ ली थी। फिर ये कह रहे हैं क्या आपको इनके विषय में याद है। अब जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने पढ़ा तो था, क्या आपको कुछ बातें याद भी हैं या नहीं, बस पढ़ ही लिया था। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप 7th वाली क्लास में जा सकते हो, वहां पे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप चैप्टर को पढ़ सकते हो। ठीक है, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तर जीविका के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे बात आता है कि किस लिए आवश्यक है, उत्तर जीविका के लिए आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है, उत्तर जीविका। तो उत्तर जीविका के मतलब जीने के लिए, ठीक है, उसके जीने के लिए ये सारे जो प्रोसेस हैं वो आवश्यक हैं। ठीक है, आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं। तो हमने पौधों में भी देखा था, कुछ पौधों के बारे में हमने देखा था कि उनमें जनन कैसे होता है। ठीक है, और हम पौधे जो होती है अपनी वृद्धि कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर जनन जाति, जनन जाति का मतलब स्पीसीज, जैसे कि गुलाब जो होता है, वैसे तो नॉर्मली हमारा हमारा जो गुलाब होता है वो पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का। ठीक है, लेकिन सिर्फ पिंक कलर का ही नहीं होता है, हमारा गुलाब जो होता है व्हाइट कलर का भी होता है, कलर्ड भी होता है, येलो भी होता है, ठीक है, डार्क रेड भी होता है, ठीक है, कत्थई होता है, कई कलर्स में आते हैं हमारे गुलाब। तो ये सारी क्या है, इनकी स्पीसीज है, ये क्या है, इनकी स्पीसीज बोली जाएंगी। ठीक है, की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होगा, मतलब क्या होता। अब ये कह रहे हैं कि अगर जीव जो है प्रजनन नहीं करेंगे, प्रजनन का मतलब है कि अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो क्या होगा। तो भाई अगर प्रजनन नहीं होगा तो हमारी पीढ़ियां नहीं आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, या कह लो कि एक, जैसे कि कोई जीव है, तो वह उसी पीढ़ी तक सीमित रहेगा, वो आगे उसका जो है उस अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे हम कभी पढ़ते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन वो तो किसी और प्रोसेस की वजह से खत्म हुए थे। ठीक है, असंतुलन की वजह से खत्म हुए थे, धरती पे जो असंतुलन फैला था उसकी वजह से खत्म हुए थे। ठीक है, उसकी वजह से वो नहीं बचे हैं। लेकिन अगर प्रजनन नहीं होगा तो हम किसी पीढ़ी के बारे में बस पढ़ेंगे ही, वो हमारी किसी जाति या कह लो कि किसी जीव के बारे में बस पढ़कर ही रह जाएंगे, हम उनको कभी देख नहीं पाएंगे। तो प्रजनन जो होता है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता रखना सुनिश्चित करता है। क्या करता है, निरंतरता बनाए सुनिश्चित करता है। मतलब प्रजनन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि ये प्रजनन आखिर जरूरी क्यों है। फिर ये कह रहा है आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछली कक्षा में ये सारा सब कुछ जो है पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जाने कि जंतु जो होते हैं किस प्रकार जो है वो जनन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनन की कुछ विधियां बताई गई है। हमारा 6.1 मतलब पहली हेडिंग दी गई है जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, भाई कुत्ते के बच्चे को देखा है, कुत्ते के बच्चों को क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं, तो उसको जरूर देखा होगा। बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, चूहे के बच्चे को देखा होगा। ठीक है, इन सब के बच्चों को तो जरूर ही देखा होगा। कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसे कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। तो भाई आपको जंतु, कुछ जानवरों के नाम लेने हैं और उनके बच्चों को क्या कहते हैं,
ठीक है, जैसे बताया कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, ऐसे ही आपको पता करना है कि भाई जानवरों के बच्चों को हम क्या क्या कहते हैं, शेर के बच्चों को क्या कहते हैं, जैसे शावक बोलते हैं। ठीक है, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिखा है आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। ठीक है, विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म भी होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं चूजे और इल्ली, इल्ली मतलब कैटरपिलर, किस प्रकार जन्म लेते हैं? तो भाई चूजे किस प्रकार, चूजा जो होता है कहाँ से निकलता है भाई, मतलब कि चूजा जो होता है वो मुर्गी का अंडा होता है। ठीक है, अंडे से निकलता है चूजा। ठीक है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, एक अंडे से हुआ। कैटरपिलर जो होता है उसकी प्रोसेस ही अलग होती है। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, कभी यूट्यूब पे मतलब डालकर देखना, आपको दिख जाएगा। बहुत ही, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आप जाकर खुद से देखिएगा कैटरपिलर जो होता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। मतलब क्या, ये कि जैसे कैटरपिलर की बात करते हैं, जब वो होता है तो कुछ और होता है, और मतलब जन्म लेने के बाद कुछ और बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंडा अंडा दिखने में गोल बॉल टाइप टाइप बॉल टाइप में होता है, कुछ ओवल शेप में होता है। ठीक है, बट उसके बाद जब उसमें चूजा निकलता है तो वो कुछ और ही निकलता है, मतलब पहले कुछ और होता है बाद में कुछ और होता है। कुत्ते का बच्चा जो होता है जन्म से पहले जैसा होता है, बाद में बड़ा बट मतलब उसकी बॉडी जो होती है वो बड़ी हो जाती है। पहले भी जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है बाद में वही स्ट्रक्चर रहती है। तो यही बोल रहे हैं कि कुछ जीव जो होते हैं जन्म से पहले कैसे होते हैं, जन्म के बाद कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बातें चल रही हैं। यहाँ पे बोला गया है पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं। तो पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। एक तो लैंगिक जनन होता है, दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो पौधों में भी जनन की दो विधियां होती हैं। ऐसे ही हमारा जो वो जीव जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, उन उनमें भी जनन की दो विधियां होती है। एक तो लैंगिक होती है, दूसरी अलैंगिक होती है। तो यहाँ पे इन्होंने सारणी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई गई है, सारणी। सारणी के लिए इन्होंने क्या बोला था, सारणी के लिए इन्होंने बोला था कि भाई सारणी को भरना है, मतलब मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं, इस तरीके से, मतलब किसके बच्चे को क्या कहते हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम इसको भर देते हैं। तो हम इस सारणी को भर लेते हैं कि किसके बच्चों को क्या कहते हैं। तो इन्होंने मनुष्य के बच्चों को, सारणी को भर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मनुष्य के बच्चों को बता दिया गया है, मनुष्य के बच्चे को या संतान को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। ऐसे ही बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, या तो बिल्ली का बच्चा कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो किटन बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बिलौटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलौटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिलौटा। नेक्स्ट जो है कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, तो भाई कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं, पप्पी। ठीक है, तितली के बच्चे को हम कैटरपिलर बोलते हैं, या हम बोलते हैं लार्वा। ठीक है, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, लिखा हुआ है। गाय के बच्चे को हम काफ या अ, बछड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। ठीक है, मेढक के बच्चे को हम बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, तो किसके बच्चे को क्या बोलते हैं हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो वही आगे चलते हैं, तो आगे हमको क्या मिलेगा, आगे मिलेगा हमको लैंगिक जनन। ठीक है, क्या मिलेगा, लैंगिक जनन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। भाई लैंगिक जनन होगा तो वहां पे नर और मादा तो होंगे ही। ठीक है, और फिर क्या होता है, क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं?
जंतुओं में भी नर एवं मादा में भी विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। ठीक है, पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। ठीक है, जैसे पौधों में होता है, वो क्या करते थे, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते थे वो अपना जनन करते थे और अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते थे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसे ही क्या होता है, जंतुओं में भी होता है। ठीक है, इसमें भी नर होते हैं और मादा होते हैं, और क्या बनाते हैं, युग्मनक बनाते हैं, जो संलयित होकर क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं, या युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, या कह लो आपस में ये कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये एक लैंगिक जनन बनाते हैं। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मनुष्य के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हेडिंग है नर जनन अंग। ठीक है, क्या है, नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु, नलिका तथा एक शिशन या कह लो लिंग होता है। तो ठीक है, तो क्या होता है, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण का होता है, दो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शिश्न होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो वृषण जो होते हैं वो क्या करते हैं, नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नर युग्मक को कौन उत्पन्न करता है, तो वो वृषण उत्पन्न करते हैं, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ही हम शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो वृषण का काम क्या होता है, ठीक है, वृषण का काम ही होता है शुक्राणु को उत्पन्न करना। तो शुक्राणु को कौन उत्पन्न करते हैं, वृषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और वृषण ही क्या करते हैं, नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, चित्र 6.2 को देखिए, जिनमें शुक्राणु का चित्र जो है वो दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। ठीक है, मतलब शुक्राणु जो होते हैं हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं इनमें सिर होता है, मध्य भाग होता है और क्या होती है, पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, वो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो शुक्राणु जो होते हैं एकल कोशिका से जब प्रतीक होते हैं, तो ये हमको आंसर जो है वो जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये एकल कोशिका जैसा सिर्फ प्रतीत ही होते हैं कि वास्तव में ये एकल कोशिका होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखा है, वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास इस तरीके की ये आकृति जो है वो दी गई है। ये है नर जनन अंग। ठीक है, जहाँ पे ये जो है, ये दो जो हमारे ये पार्ट दिए गए हैं, ये हमारे ये क्या होते हैं, वृषण पार्ट होता है, और ये पार्ट जो होता है वो शिश्न होता है। तो ये जो नलिकाएं दी गई हैं, इन्हीं में ही क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। इनसे शुक्राणु जो होते हैं वो पास होते हैं, इनको शुक्राणु नलिका बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नर जननांग का हिस्सा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं शुक्राणुओं को। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इन्होंने कितने भाग बताए थे, मानव शुक्राणु के 3 भाग बताए थे। एक भाग बताया था सिर। तो इस तरीके से, वैसे तो आमतौर पे ये जो होते हैं कुछ इस तरीके से दिखाए जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बना है, तो ये क्या हो गया, सिर हो गया, ये वाला हिस्सा जो हो गया मध्य भाग हो गया, और ये वाली हिस्सा जो है उसको पूंछ की तरह लेते हैं। तो ये मानव शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पूंछ किस काम आती है, तो पता चल जाएगा पूंछ किस काम आती है। यहाँ पे बात करते हैं मादा जनन अंग की। किसकी बात करते हैं, मादा जनन अंग की। मादा जननांगों में एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय होता है। अंड वाहिनी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। अंड वाहिनी जिसको हम डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। और साथ में क्या होता है,
गर्भाशय होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट तो हमारे मादा जनन अंगों में होते हैं। कौन-कौन से पार्ट होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय होता है, दूसरा हमारा अंडवाहिनी होता है, तीसरा हमारा क्या होता है? गर्भाशय होता है। अब ये कह रहे हैं चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है मादा जननांग का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे ये जो पार्ट हमारे दिए गए हैं, ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है, इन्होंने अंडाशय के बारे में क्या बोला था? एक जोड़ी अंडाशय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जोड़ी जो है वो अंडाशय हो गया। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है? गर्भाशय है। और ये इस तरीके से ये जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? अंडवाहिनी है। कि अंडवाहिनी का मतलब ये अंडों का वाहन संभालती है, ये इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? अंडवाहिनी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय जो होते हैं वो क्या करते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट हमारा दिया गया है अंडाशय, तो यही क्या उत्पन्न करते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंडाणु या डिंब कहते हैं। ठीक है, अंडाशय का काम क्या होता है? मादा युग्मक को उत्पन्न करना, जिसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ऐसे ही हमने किसके बारे में पढ़ा था इधर? क्या बोलते हैं? नर जनन अंग में हमने पढ़ा था वृषण जो होते हैं, क्या? नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो नर जननांगों में वृषण जो होते हैं वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं? मादा जनन अंग होते हैं, उसमें अंडाशय जो होते हैं वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है मानव में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। मानव में प्रति मास, हर महीने, ठीक है, दोनों अंडाशयों में से, ठीक है, कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं। दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु होता है। ठीक है, कितना विकसित अंडाणु होता है? एक विकसित अंडाणु होता है, जिसको हम डिंब भी कहते हैं। उसका निर्मोचन जो होता है कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, और गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। तो शुक्राणु जो होता है, हमने अभी क्वेश्चन से पूछा गया था, शुक्राणु क्या एकल कोशिका होता है? तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो शुक्राणु जो होता है वो हमारा क्या होता है? एकल कोशिका होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भैया। हाँ, हमने कहा था अभी हम पढ़ेंगे तो हमको सब पता चलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने आपको आंसर नहीं बताया था, क्योंकि जब अगर हम पढ़ते जाएंगे और हमको आंसर भी मिलते जाएंगे तो वो हमारे माइंड में फिट होते जाएंगे। ठीक है, तो शुक्राणु भी क्या होता है? शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या होता है? एकल कोशिका होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये चीज भी ध्यान रखना कि दोनों अंडाशयों में से क्या होता है? एक अंडाणु जो होता है वो हमारा विकसित अंडाणु होता है। इसका निर्मोचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है? शिशु जो होता है गर्भाशय में विकसित, मतलब वही जो हमारा अंडाणु आगे जाकर क्या होता है? वही शिशु में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे मानव अंडाणु दिखाया गया है। ठीक है, मानव अंडाणु है, जहाँ पे ये बीच में ये डार्क वाला पार्ट जो है वो क्या है? केंद्रक है। ठीक है, अब यहाँ पे बूझो जो है, बूझो कह रहा है, बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में बहुत बड़े भी होते हैं, मनुष्य में अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे क्या कहते हैं अंडाणु वगैरह जो होते हैं, कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, कभी कभी बहुत बड़े होते हैं। मनुष्यों में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, कभी कभी ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि मुर्गी के अंडे जो होते हैं, वो जो मुर्गी के जो अंडे होते हैं काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तुर्म का अंडा जो होता है वो तो सबसे बड़ा होता है, सबसे विशाल होता है। तो यही वो सोच रहा है कि ये अंडाणु का साइज होता है, कभी बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, जिनको हम ऐसे प्रत्यक्ष आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, कभी कभी इनका साइज काफी बड़ा होता है। फिर बात करते हैं निषेचन प्रक्रिया की। ठीक है, निषेचन क्या होता है? यहाँ पे लिखा है जनन प्रक्रम का पहला चरण जो होता है, जनन प्रक्रम का
पहला जो चरण होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। मतलब जब जनन प्रक्रिया जो होती है उसका पहले चरण में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। संलयन मतलब उनका मिलना होता है। जब शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु के संपर्क में आते हैं, मतलब जो शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इनसे क्या होता है, एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, मतलब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, जब शुक्राणु एक अंडाणु आपस में जब मिल जाते हैं, जिसको ये बोल रहे हैं संलयित हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का या संलयन भी क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब एक शुक्राणु एक अंडाणु का संलयन या मिलाप ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। मतलब जब उनका निषेचन होता है, मतलब यह कह लो ये जब मिल रहे होते हैं या कह लो संलयित हो रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये जब निषेचन प्रक्रिया हो रही होती है तभी क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पे क्या दिखाया गया है, निषेचन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, निषेचन दिखाया गया है। निषेचन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, यहाँ पे ये अंडाणु दिखाया गया। ठीक है, क्या दिखाया गया, अंडाणु दिखाया गया है। और ये इस तरीके से यहाँ पे ये अंडाणु की इस वॉल बोली जाती है। क्या बोली जाती है, दीवार बोल रहे हैं, वॉल बोल लो। ठीक है, यहाँ पे कई सारे शुक्राणु शुक्राणु जो वहां होते हैं वो आते हैं। और जो एक्टिव शुक्राणु होता है, सबसे पावरफुल शुक्राणु जो होता है, वही अंडाशय के अंदर प्रवेश कर पाता है और वही यहाँ पे इसके साथ निषेचन प्रक्रिया जो है वो करता है। ठीक है, अब जैसे कि एक शुक्राणु जो एंटर कर गया था, वो अंडाणु के साथ क्या कर रहा है, संलयित हो रहा है, मतलब आपस में वो मिल रहा है और मिलकर वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो यही मिलकर मतलब निषेचन की जब प्रक्रिया होती है तो अंडाणु और शुक्राणु संलयित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संलयित केंद्रक, मतलब दोनों ही मिल गए हैं तो ये क्या बना रहे हैं, युग्मनज बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक व्यष्टि का प्रारंभ है। ठीक है, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री स्त्री मतलब भाई माँ के अंडाणु और नर मतलब पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। तो भाई निषेचन प्रक्रिया जो होती है तो कहाँ होती, किसके साथ होती है, माँ के साथ होगी, पिता के साथ होगी। तो माँ के पास होता है अंडाणु और पिता के पास होता है शुक्राणु। तो इन्हीं का ही क्या होता है, संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ विलक्षण अपनी माँ से, संतति का मतलब यहाँ पे क्या है, संतान। ठीक, मतलब बेटा बेटी पुत्र पुत्री, या कह लो उनका जो संतान पैदा होने वाली है। ठीक है, उनका जो बच्चा पैदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जब इनका संयोजन होता है भाई, नर और मादा दोनों ही होते हैं, माँ और पिता होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो संतान पैदा होती है उसमें कुछ लक्षण किसके आते हैं, अपनी माता से आते हैं, और कुछ लक्षण जो होते हैं पिता से आते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वंशानुगत भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता और पिता के ही आएंगे, कभी कभी हो जाता है कि माँ के पूर्वजों के भी आ जाते हैं और पिता के पूर्वजों के, मतलब वंश जो होता है, वंश क्या बोलते हैं, वंशानुगत जो होते हैं ये लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से हैं और कौन से लक्षण पिता से हैं। तो भाई ये आपको पता करना है कि अपने तो आपका जो भाई या बहन है उसमें लक्षण जो है, किस कौन सा लक्षण जो है आपकी माँ से आया है, कौन सा लक्षण अपने पिता से आया है, या खुद को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप में कौन सा लक्षण अपनी माँ का है, कौन सा लक्षण जो है आपके पिता से है। तो यहाँ पे लिखा है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, मनुष्य गाय कुत्ते मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पे निषेचन की बात की गई है। निषेचन कैसा निषेचन, आंतरिक निषेचन की बात की गई है। ठीक है, तो ऐसा निषेचन जो मादा के अंदर होता है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन किसके मतलब किसमें होता है, तो वो मनुष्य हुआ, कुत्ते हुआ, मुर्गी हुई। ठीक है, कई सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें क्या होता है,
आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो हमने निषेचन भी देख लिया कि आखिर होता क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या आपने परक नली शिशु के विषय में सुना होगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे एड्स वगैरह आ रहे हैं कि आईवीएफ कराओ, जिनके पुत्र यानी जिनके संतान नहीं पैदा हो रही है तो वो आईवीएफ कराएं। ये सब चीजें जो है वो आपने एड वगैरह में बहुत सारा देखा होगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी मतलब हम क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम नहीं जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है परक नली शिशु जो होता है वही हमारा आईवीएफ वगैरह होता है। ठीक है, इसके बारे में जरूर सुना होगा। बूझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था, कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। मतलब कुछ स्त्रियां जो होती हैं उनकी अंडवाहिनी जो होती है वो अवरुद्ध होती है, मतलब बंद होती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु जो होती हैं उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। तो भाई जब अंडवाहिनी ही बंद होगी, उसमें से अंडाणु ही नहीं निकलेंगे तो अंडाणु ही नहीं निकलेंगे तो उसमें बच्चा कैसे आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी स्त्रियां जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु जो होते हैं मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब उनको अन्य शुक्राणु को अंडाणु मिल नहीं पाते हैं, तो बच्चा जो है वो संलयन मतलब शुक्राणु जो है वो संलयन किसके साथ करेगा। ठीक है, तो वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे, निषेचन नहीं कर पाएंगे तो बच्चा ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यही इसी इसी रीजन के कारण ही क्या होता है कि वो स्त्रियां जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, कुछ ताजा अंडाणु लेते हैं, ताजा शुक्राणु रखते हैं, तो उसको बाहर क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए इनको निषेचित करते हैं, बाहर ही निषेचित करते हैं। फिर उसके बाद में ठीक है, इसके बाद मतलब क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए इनको एक साथ में रखते हैं, फिर उसके बाद में इंसर्ट करा देते हैं। फिर इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ठीक है, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, इसको ही क्या कहते हैं, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन। वैसे अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, अंडाणु भी होते हैं, शुक्राणु भी होते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो होते हैं वो आंतरिक निषेचन, वही हमारी आंतरिक निषेचन कहलाती है। पर यहाँ पे जो आईवीएफ में होता है, जो निषेचन होता है वो बॉडी से बाहर होता है, तो इसी को हम कृत्रिम निषेचन या बाह्य निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आईवीएफ का नाम देते हैं या इन विट्रो निषेचन बोलते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। मतलब जब ये निषेचन बाह्य निषेचन करवाया जाता है तो मतलब अगर युग्मनज जो है वो बन जाता है, मतलब निषेचन प्रक्रिया जो है अच्छे से आराम से सक्सेस रहती है, तो इसको एक सप्ताह तक इसको विकसित किया जाता है। मतलब बाहर लैब में ही विकसित किया जाता है, मतलब उसको उस बच्चे को लैब में ही बनाया जाता है कि लैब में ही उसको थोड़ा विकसित किया जाता है। फिर जो अच्छे से मतलब जो भी उनको डॉक्टर को प्रायोरिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है, निषेचन करवाने के लिए, वो सारी प्रोसेस जो होती है उनकी सक्सेस रहती है, तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद माता के गर्भाशय में उसको स्थापित कर देते हैं, माता के गर्भाशय में उसको रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माता के गर्भाशय में ही क्या होता है, उस बच्चे का पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म जो होता है सामान्य शिशु की तरह होता है। मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही वो बच्चा भी पैदा होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे को हम परक नली शिशु कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इस तरीके से बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम परक नली शिशु बोलते हैं। ठीक है, या लैब से जन्मे बच्चे या आईवीएफ वाले बच्चे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो निषेचन होता है वो बॉडी से बाहर होता है, परक नली में लैब में कराया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परक नली शिशु बोलते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं होता। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं होता। तो परक नली भाई यहाँ पे जो शुरुआती जो कुछ मतलब जो उसको विकसित किया जा रहा है, उसको जो जन्म दिया जा रहा है, इसका जो मतलब उसको जो क्या कहते हैं, उसको भ्रूण बनाया जा रहा है वो परक नली में बनाया जा रहा है, इसलिए इसको परक नली शिशु बोल देते हैं।
ठीक है? लेकिन एक्चुअली में जो उसका विकास जो होता है वो कहाँ होता है? माँ के गर्भ में ही होता है। वो सिर्फ़ 1 सप्ताह तक ही गर्भ से बाहर रहता है, बाकी अपना पूरा टाइम जो होता है माँ के पेट में ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि मिथ्या का नाम ऐसे उसका विकास है वो जो है परखनली में नहीं होता है। इस तरीके से ये सब बातें जो है यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है? हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जानकारी से मतलब है। यही बात है ना? यहाँ पे लिखा है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर से बाहर होती है, किंतु जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। तो यहाँ पे कुछ अलग चीज जो है हमको देखने को मिल रही है। ये कह रहे हैं कि अनेक जंतु जो होते हैं उनमें जो निषेचन की क्रिया होती है मादा जंतु के शरीर से बाहर होती है, मतलब मादा जंतु के शरीर से बाहर। अभी तक हम देख रहे थे जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही थी मादा के शरीर के अंदर हो रही थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे? आंतरिक निषेचन बोल रहे थे। और जो आईवीएफ वाला प्रोसेस था वो तो अलग ही था। ठीक है? तो वो शरीर से बाहर हो रही थी, लेकिन उसको स्थापित कहाँ गया किया गया था? माँ के गर्भ में ही किया गया था, जब वो बाह्य निषेचन हो चुका था तब। लेकिन यहाँ पे जो प्रक्रिया जो यहाँ पे बोली जा रही है निषेचन की, वो फुल्ली कंप्लीटली मादा जंतु के शरीर से बाहर ही हो रही है। ठीक है? और जंतुओं में निषेचन जो कहाँ हो रहा है? जल में हो रहा है। ठीक है? अब देखते हैं कि निषेचन जो है कैसे हो रहा है। तो उसके पहले यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 6.1 ये कह रहा है वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। तो हमें कहाँ जाना है? वसंत ऋतु में जाना है या फिर वर्षा ऋतु में जाना है। और तालाब वगैरह जो होते हैं या बहते हुए झरने नदी जो नाले होते हैं वहां पे हमें देखना है। यहाँ पे जल पे तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढना है। तो हमें क्या करना है? मेढक के अंडों को ढूंढना है। अंडों के रंग तथा साइज को हम क्या करना है? देखना है। हमें अंडों का रंग देखना है, उसके साइज का रंग जो है वो देखना है कि आखिर इनका रंग और साइज जो है वो कैसा है। ठीक है? आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर तालाब मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। ये आपको जानकारी दी गई है आप कैसे क्या होता है। जाते हैं तथा जाते क्या बोला था? जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। तो जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा क्या करती है? सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। भाई मुर्गी के अंडे क्या होता है? एक शेल होता है बाहर व्हाइट कलर का, पिंक कलर का, क्या कह लो बादामी कलर का। ठीक है? इस तरीके का शेल होता है। ठीक है? पक्षियों के अंडों में। लेकिन मेढक के अंडे जो होते हैं किसी कवच से ढके नहीं होते हैं या अपेक्षाकृत बहुत ही कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है। तो इसमें क्या होता है? जेली की परत जैसी होती है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो यही परत जो होती है इसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। यही जो जेली वाली परत होती है यही इनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। देखने में बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं? मेढक के अंडे। ठीक है? इन सब चीजों को ना आप यूट्यूब पे डालिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा आराम से। यहाँ पे लिखा है मादा जैसे ही अंडे देती है, ठीक है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। मतलब मादा ने जैसे ही अंडे दिया तो नर जो था मेढक जो था उसने उस पर क्या छोड़ दिया? शुक्राणु छोड़ दिया। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु क्या करते हैं? अपनी लंबी पूंछ की सहायता से इधर उधर तैरने लगते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है, इसी को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना। क्या होता है यहाँ पे? देखो क्या होता है कि जब मतलब भाई क्या कहते हैं मेढक और मेढकी दोनों ही है वहां पे। ठीक है? मेढकी ने क्या किया? अंडे दिए। ठीक है? अंडे देती है। तो जब वो अंडे देती है तो वो नर जो मेढक होता है वो क्या करता है? वहां पे अपने शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है? तो
अब वो अपने शुक्राणु छोड़ देता है, तो उस भाई शुक्राणु को हमने देखा कैसे उसमें पूंछ वगैरह होती है, तो वो मतलब इन्होंने एक बात लिख दी है, वो अपनी लंबी पूंछ के साथ इधर उधर करते रहते हैं, तो उनको वहां पे अंडाणु से मतलब अंडाणु के पास जब पहुंच जाते हैं, तो या कह लो उनके संपर्क में आते हैं, तो उनमें क्या आता है, अंडाणु और शुक्राणु का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। निषेचन से क्या होता है कि मतलब उनका निषेचन होता है, तो इस तरीके के निषेचन मतलब निषेचन कहाँ हो रहा है, ये जो मेढक है, मादा मेढक है, उसके शरीर में नहीं हो रहा है, ये मादा मेढक ने अंडाणु ऑलरेडी बाहर निकाल दिए थे, और जो नर मेढक था उसने भी अपने शुक्राणु बाहर निकाल दिए, तो दोनों के अंडाणु शुक्राणु जो है वो दोनों की बॉडी से बाहर जल में हो रहा है, तो इसीलिए बाहर हो रहा है ना ये निषेचन, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, बाह्य निषेचन बोला गया है। तो इस तरीके का निषेचन मछली, स्टारफिश, जलीय प्राणियों में होता है, ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, ठीक है, मछली हो या मेढक हो, एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी जो होता है एक समय में केवल एक ही अंडा देता है। तो भाई ये इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अब इसका आंसर इसको ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ढूंढना है तो गूगल कर लीजिए, अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, अब ये जो है पहली, इसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, ये कह रही है यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। अब निर्मोचित का मतलब निकालते हैं, मतलब अब ये सैकड़ों अंडे देते हैं, लाखों शुक्राणु जो है वो निकालते हैं, सारे अंडों का मतलब जंतु जो होते हैं सैकड़ों अंडे देते हैं और शुक्राणु जो होते हैं लाखों निकलते हैं, ठीक है। सारे अंडों का निषेचन तो होता नहीं है, तो नया जीव बन नहीं पाता। मतलब ये कह रहे हैं अंडाणु है हमारे सैकड़ों, मान लो 100, 200, 300, 400, पर ये है अंडाणु है 100, 150, और शुक्राणु जो है वो हमारे पास है कितने, लाखों है। अब 100 जितने हमारे अंडाणु होंगे उतने ही तो निषेचन हो पाएगा, मतलब सभी शुक्राणुओं का निषेचन तो हो नहीं पाएगा, मतलब इतने सारे जीव जो है वो हमारे बन ही नहीं पाएंगे। तो इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु जो है निरंतर जल की गति एवं वायु वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में एक दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ निषेचित और कुछ निश्चित किया जा सके। तो भैया मतलब जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं वो इधर उधर खा पी लिए जाते हैं, यही समझ लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फालतू की बात है, तो इस पर गौर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप कहोगे कि क्यों नहीं समझाया, तो यहाँ पे ऐसे कोई खास बात नहीं लिखी है, ठीक है भाई। चलो, फिर आप लोग कहोगे समझाया नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर से बता देते हैं, ठीक है। मेरा भी मन नहीं मानता है, फिर दिमाग में यही रह जाता है कि आप लोगों के दिमाग में रह जाएगा कि उन्होंने बताया नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक बार फिर से देख लो, इन्होंने कहा है भाई सीधी सी बात है, अंडे हैं हमारे पास सैकड़ों और शुक्राणु हैं करोड़ों नहीं लाखों, तो सभी सभी का निषेचन तो हो नहीं पाएगा, तो मतलब नया जीव जो है सबका निषेचन नहीं हो पाएगा, तो बाकी जो हमारे शुक्राणु बच ही जाएंगे, उनका जीव नहीं बन पाएगा। तो इसका कारण क्या है कि अंडे और शुक्राणु जो होते हैं जल में निरंतर गति, जल की गति और वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं, और तालाब में एक दूसरे जंतु भी होते हैं जो इंडों का भोजन करते हैं। मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है जिनका निषेचन हुआ है वो जीव ही बन गए हैं, कभी कभी जो निषेचित जो हो भी चुके हैं, जो बचे हैं शुक्राणु, उनको तो छोड़ ही दो, जो निषेचित हो गए हैं वो भी कभी कभी जीव नहीं बन पाते हैं, क्योंकि भाई कहाँ रह रहे हैं ये, जल वगैरह ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे और भी जीव होते हैं, तो ये और जीवों ज्यादा द्वारा खा लिए जाते हैं, खा पी लिए जाते हैं, ठीक है, डकार मार ली जाती है इनकी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यही बात यहाँ पे लिखा है, दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अंड कोशिकाओं या शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि इनमें से कुछ निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब जैसे कि अगर क्या बोलते हैं, निषेचन होने वालों की संख्या जो है 100 है, 100 है, उनमें से 100 के 100 जो है निपटा दिए जाए, खा लिए जाए, डकार मार दी जाए, कम से कम 70-80 जो है वो पैदा कर लिए जाए, हाँ 10-20-30 जो है वो चले जाए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, क्योंकि अगर सारे के सारे ही गायब हो जाएंगे तो पीढ़ी कैसे बनेगी इनकी,
ठीक है। इनकी प्रजातियां कैसे फैलेंगी, तो यहाँ पे ये सब बातें हैं। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, काफी बड़ा डायग्राम है, जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है युग्मनज का बनना, युग्मनज से भ्रूण का विकास। ए वाले में दिखाया है। दूसरे में दिखाया है कोशिकाओं का पिंड। तीसरे में दिखाया है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में दिखाया गया है युग्मनज से भ्रूण का विकास, तो यहाँ पे रोपित भ्रूण है, यहाँ पे क्या है, रोपित भ्रूण है। ये क्या है, गर्भाशय है। और यहाँ पे क्या है, अंडाशय है, ये अंडोत्सर्ग है, तो यहाँ पे युग्मनज है। ये सब आपको डायग्राम जो है वो याद करना पड़ेगा। और बी वाले में दिखाया गया है कोशिकाओं का पिंड। तीसरे में दिखाया है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। ठीक है। भ्रूण जो होता है गर्भाशय में कैसे रोपित होता है, ये यहाँ पे दिखाया है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूण जो होता है कैसे बढ़ता है। ये कह रहे हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप, मतलब निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। मतलब निषेचन हुआ, निषेचन प्रक्रिया आपने समझ ली कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो युग्मनज ही विकसित होकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित होता है, क्या भ्रूण में परिवर्तित होता है और बढ़ता है। परिवर्तित का मतलब बढ़ते हुए, परिवर्तित होते हुए बढ़ता है। ठीक है। तो क्या बढ़ता है, निषेचन के बाद में विलयन करता है, और जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। यहाँ पे लिखा है युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तो युग्मनज का क्या होता है भाई, युग्मनज जो होता है लगातार विभाजित होता रहता है और कोशिकाओं के गोलों में बदलता रहता है। इस चीज को ना आप यूट्यूब में डालिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, मजा भी आएगा देखने में। तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं और विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होने लगती हैं और विभिन्न ऊतक बनने लगते हैं और अंगों में परिवर्तित होने लगते हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को ही क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, वे विकसित होते होते ये अंगों में परिवर्तित होने लगती हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार में, यहाँ पे आप देख सकते हो गर्भाशय की दीवार है, यहीं पे ये चिपका हुआ क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। तो गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शरीर अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक इत्यादि जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। मतलब भ्रूण का क्या हुआ, सबसे पहले निषेचन हुआ। ठीक है, निषेचन के बाद वो युग्मनज बना। युग्मनज होने के बाद, युग्मनज जो होता है वो विकसित होने लगा, विकसित होने के बाद वो भ्रूण में परिवर्तित होने लगा। फिर युग्मनज जो था, ठीक है, उसका लगातार विभाजन हो रहा था। ठीक है, और मतलब विभाजन जो हो रहा था गोले गोले में टूट रहा था। उसके बाद वो समूह, विभिन्न कोशिकाओं में समूहीकृत होने लगा। उसके बाद वो विभिन्न ऊतक बनाने लगा, विभिन्न अंगों में विभाजित होने लगा। ठीक है, ऊतकों के साथ विभिन्न अंगों में विभाजित होने लगा, जिसको हमने क्या बोला, भ्रूण बोला। ठीक है, और ये भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा था, गर्भाशय की दीवार के पास में ही विकसित हो रहा था। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे यहाँ पे सिर, आंख, नाक, कान जो हो रहे थे वो विकसित होने लग रहे थे। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों को हम पहचान सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या देती है, जन्म देती है। ठीक है, तो जब शरीर के अंग जो होते हैं अच्छे खासे बन जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास, मतलब गर्भ जो होता है उसका विकास, बच्चा जो होता है पेट के अंदर, उसका विकास पूरी तरीके से होता है तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को जन्म देती है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है भाई, पहले तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्भाशय है, गर्भाशय में क्या है, भ्रूण है, जहाँ पे इसके हाथ, पैर, नाक, आंख, कान सब प्रॉपर तरीके से बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मुर्गी में भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। किसमें, मुर्गी की बात कर रहे हैं।
मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आंसर होगा नहीं भाई, मुर्गी जो होता है वो अंडे देती है। क्या आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है? तब चूजे का जन्म कैसे, मतलब चूजे जो होते हैं जन्म कैसे लेते हैं, आइए पता लगाएं। अब हम देखते हैं भाई मुर्गी जो होती है वो बच्चा कैसे लेती है, कैसे देती है। यहाँ पे लिखा है निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। भाई निषेचन हो गया, उसके बाद क्या होता है, युग्मनज का विभाजन होता है। ठीक है, और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत चढ़ जाती है, और इंसानों में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई परत नहीं चढ़ती है। फिर इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, अंडा होता है, अंड होता है, डिंब होता है, उसमें क्या होता है, नीचे धीरे धीरे नीचे की साइड में बढ़ता रहता है, और क्या करता है, इस पे एक परत जमने लगती है। ठीक है, मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाली ये जो कवच होती है, ये कठोर होती है और एक सुरक्षित परत होती है। मतलब ये जो कवच बन रहा होता है, ये कठोर होता है, एक सुरक्षित कवच होता है, सुरक्षित परत होती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का क्या करती है, निर्मोचन करती है। मतलब ये जो कवच जो होता है पूर्ण रूप से जब बन जाता है, विकसित हो जाता है कवच, तो क्या करते हैं, अंडा अंदर बना, मतलब बच्चा तो अंदर नहीं बनता है, ये कवच जो पूरी तरीके से बन जाता है, तो ये क्या कहती है, अंडे अंडे का निर्मोचन कर देती है, या कह लो अंडे को निकाल देती है। ठीक है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। मतलब अंडे के अंदर अभी भी चूजा जो होता है नहीं बना होता है, और चूजे को अंडे के अंदर बनने में कितना समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठा देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? मतलब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि भाई अंडा तो उसने निकाल दिया, ठीक है, अंडे का अंडा तो विकसित हो गया, तो अंडा उसने निकाल दिया, लेकिन अंडे के ऊपर मुर्गी को आपने बैठे हुए देखा होता है। क्यों बैठी होती है? तो वो अपने अंडे को सेक रही होती है, उसको गर्मी दे रही होती है, ताकि उसके बच्चे जो है गर्मी पाकर जल्दी से अच्छे से बन जाएं। ठीक है, चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच का प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। प्रस्फुटन का मतलब होता है जो फूटता है, कवच जो है उसके फूटने के बाद, मतलब जब बच्चा जो होता है पूर्ण रूप से जब बन जाता है, तो कवच से खुद ब खुद अंडे के फूटने के बाद चूजा जो होता है वो बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर से बाहर ही होता है। तो मतलब जो बाह्य निषेचन वाले जो जंतु होते हैं, जिनमें जिन जंतुओं का निषेचन जो बाह्य होता है, ठीक है, उनके भ्रूण का विकास भी मादा के शरीर से बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है, और जो भ्रूण होता है वो कहाँ विकसित होता है, तो भाई वो अंडावरण जो होता है, मतलब ये जो कवच जो होता है उसके अंदर ही उसका बच्चा जो होता है, उस भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है, मतलब अंडे से उत्पत्ति होती है जंतु की। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। ठीक है, तो आपने मतलब कभी कभी देखा होगा पानी में इस तरीके से कई चीजें जो होती हैं चलती हुई दिखाई देती है, तो वो क्या होता है, टैडपोल ही होते हैं, मतलब मेढक के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जरायुज अंड प्रजक जंतु। जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु आखिर होते क्या है? तो यहाँ पे लिखा है, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, विकसित जब जंतु हो जाता है उसको जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु जो होते हैं अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी, और उनके बच्चे जो होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। ठीक है, और वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो वह ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजत या जंतु कहलाते हैं। समझ गए? जो ऐसे जंतु जो सीधे शिशु को ही जन्म देते हैं, मतलब अंडा वंडा कुछ नहीं होता है, सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, उसको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। और ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उनको अंड प्रजक कहते हैं। ठीक है,
निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, जरायुज और अनप्रजत में विभेद भी कर सकेंगे। ठीक है, हालांकि हमने आपको शायद अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक है, तो आप विवेक कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रियाकलाप 6.2। यहाँ पे बोला है मेढक है, छिपकली है, तितली है, शलभ है, मुर्गी, कौवे, किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। मतलब ये सारी चीजें जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके अंडों का अवलोकन कर रहे हैं। क्या आप सभी प्राणियों के अंडे का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आप एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। भाई एकत्र करने को बोला गया है, भाई आप ही एकत्र करो, आप ही चित्र बनाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। ठीक है, कुछ जंतु जो होते हैं उनके अंडों का अवलोकन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनकी माँ भाई शरीर के बाहर अंडे देती, मतलब अंडे निकाल के दे देती है, उसके बाद हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। परंतु जो गाय होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, इनके अंडे एकत्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अंडे देते ही नहीं है। इसलिए क्योंकि ये अंडे नहीं देते हैं, माँ पूर्ण विकसित शिशु को भी जन्म देती है। भाई ये अंडे तो देते नहीं है, तो ऐसे लोग ये जो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित, मतलब इनके पेट में ही, इनके गर्भ में ही बच्चे का पूर्ण विकास होता है, उसके बाद में पूर्ण विकसित शिशु को ये जन्म देते हैं। तो इन यही क्या होते हैं, जरायुज जंतुओं के उदाहरण होते हैं। तो कौन कौन जरायुज हमारे कौन कौन से हुए? मनुष्य हुए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, जरायुज है। क्योंकि इनके बच्चों का विकास जो होता है, इनके बच्चों का विकास जो होता है, भ्रूण का विकास जो होता है, इनके गर्भ के अंदर ही होता है। ठीक है, और जिनके बच्चों का विकास होता है गर्भ के बाहर होता है, उनको हम, मतलब अंडे के अंदर गर्भ के बाहर होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अंड, क्या नाम था, हम भी नाम भी भूल गए, अंड प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो अंड प्रोजेक्ट और हमने जरायुज दोनों को दिखा। यहाँ पे शिशु से वयस्क, अब भाई शिशु जो है कैसे पैदा हुआ है, गर्भ के बाहर कैसे पैदा हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो हमने हर तरीके से देख ली। कौन बाह्य बाह्य निषेचन किनका हुआ है, किसका आंतरिक निषेचन हुआ है, किसका आईवीएफ के थ्रू हुआ है, कौन कैसे, मतलब जिनका जन्म में हुआ है। तो ये कई तरीके के निषेचन जो है वो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, अब शिशु तो हमको मिल गया, अब शिशु से वयस्क कैसे बनेगा? तो ये कह रहे हैं नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक, मतलब ये कह रहे हैं नवजात जन्मे प्राणी, मतलब ऐसे प्राणी जो नवजात है, मतलब ऐसे नवजात का मतलब अभी भी पैदा हुए बच्चे। ठीक है, जिनको जो कुछ नहीं जानते, तुरंत के बच्चे जो होते हैं, मतलब अभी अभी जन्मे जो बच्चे होते हैं, या अंडे से निकले हुए जो बच्चे होते हैं। ठीक है, अंडे से निकलने वाले जो प्राणी होते हैं, तो वो तब तक वृद्धि करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ वो इतना ही बड़ा रहेगा, इतना बड़ा थोड़ी ना रहता है। आप जब पैदा हुए होगे आप भी छोटे से थे, अब आप देखो कितने बड़े हो गए। ऐसे ही जो अंडे से निकलने वाले जीव होते हैं वो भी छोटे होते हैं, तो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मतलब वो कब तक वृद्धि करते हैं, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते। मतलब कोई भी प्राणी हो वृद्धि तब तक करेगा जब तक वो पूरी तरीके से वयस्क नहीं हो जाएगा। अब आप कहोगे वयस्क का मतलब क्या होता है? वयस्क का मतलब एक लिमिट पर, मतलब इंसान की एक लिमिट होती है वृद्धि करने की। ठीक है, ज्यादा 6 फुट, 6.5 फुट, बहुत ज्यादा 7 फुट। लेकिन 7 फुट तो बहुत बहुत क्या कहते हैं, मुश्किल से 0.5% ही लोग होंगे जो 7 7 फुट के होंगे। ठीक है, तो मतलब जिसकी जिसकी जहां तक वृद्धि लिखी क्या है, जितनी होगी, जब तक वो पूरी तरीके से, मतलब अपनी अपने को विकसित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब तक वो उनका क्या होगा, विकास होता रहेगा। तो यही क्या होती है, व्यस्तता होती है। भाई क्या होता है, कुत्ता जो होता है, कुत्ते की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। मान लो जो गली मोहल्ले में टहलने वाला कुत्ता जो होता है वो इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है। जब तक वो इतना ऊंचा नहीं हो जाएगा तब तक विकसित होगा रहेगा, बिल्ली थोड़ी ना रहेगा। मतलब जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं हो जाता है उसको विकसित वयस्क बोलते हैं। मतलब जो पूर्ण विकसित हो जाता है उसको वयस्क कहते हैं। तो उसकी वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं हो जाता। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वैक्स से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। मेढक के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 6.10 एक दिखाया गया है, वहां पे मेढक के जीवन चक्र को दर्शाया गया। अभी हम देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है।
तो यहाँ पे लिखा है मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे मेढक के अंडे से निकलने के बाद वयस्क होने तक का यहाँ पे चित्र हमको दिखाया गया है। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं एवं चरणों को देख पाते हैं। अंडे से क्या बना, मतलब अंडा जो था, अंडे से हमारा टैडपोल जो लार्वा निकला, लार्वा जो हुआ वो वयस्क बना। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? भाई बिल्कुल भिन्न दिखाई देंगे। टैडपोल जो एक छोटा सा बच्चा है, वयस्क मतलब बड़ा हो गया, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं किसी दिन या टैडपोल वयस्क में मेढक बन जाएंगे? तो बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टैडपोल रूपांतरित होकर वैक्स में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है, ठीक है। मतलब टैडपोल मतलब मेढक का बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो क्या करता है, भाई मेढक का काम होता है छलांग लगाना, तो वो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण, ये क्या कहलाता है, मतलब टैडपोल का वयस्क में, मतलब एक छोटा सा बच्चा बड़ा बन गया है तो इसका जो रूपांतरण हुआ इसको ही क्या बोला है, कायांतरण बोला गया है। क्या बोला गया है, कायांतरण। मतलब पहले काया ऐसी थी, फिर बाद में काया जो है मेढक, पूरा पूर्ण विकसित मेढक बना नहीं पा रहे, पूर्ण विकसित मेढक बन गया है, तो मतलब उसकी काया ही चेंज हो गई। काया मतलब शरीर ही चेंज हो गया, तो इसी को ही समझ सकते हो, कायांतरण बोला गया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? तो भाई हमारा भी कायांतरण थोड़ा बहुत होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही जैसे इसमें वयस्क में समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, वह कायांतरण पूरा बहुत, मतलब कि जैसे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ 2 थे 4 हाथ हो गए, हमारी 2 आंखें थी बचपन में, हम पैदा होते टाइम बाद में 4 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके का कोई रूपांतरण नहीं होता है, पर हमारी बॉडी जो है बस ग्रोथ करती है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेढक का जीवन चक्र, ठीक है। तो यहाँ पे मेढक ने क्या दिए थे, इस मेढक ने क्या दिए, समझ लो अंडे दिए, इस तरीके से अंडे दिए। अंडे जब दिए तो हमको क्या मिला, मेढक से शुक्राणु मिले, ये संलेहित हुए, तो क्या संलेहित होकर क्या बनाया, ये आरंभिक टैडपोल कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, ये टैडपोल बना। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी पूंछ भी देख सकते हो, ठीक है, पहले पूंछ भी होती है मेढक की, ये अलग था, अब वयस्क होके हमको ऐसे मिला, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कायांतरण बोला गया है। फिर थोड़ा सा वैसे ये हुआ तो कुछ इस तरीके से बना, और ज्यादा ये बड़ा हुआ तो फिर पूर्ण विकसित मेढक बन गया। पूर्ण विकसित मेढक को भी क्या बोला गया है, वयस्क बोला गया। मतलब ये पूरी इसका शरीर जो है, अगर ये जो है इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे ये क्या है, आप नहीं बता पाओगे ये मेढक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसान के बच्चे को देखोगे तो आप बता दोगे ना इंसान का बच्चा है, ठीक है। पर यहाँ पे मेढक को देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये मेढक का बच्चा है, ठीक है। तो यही क्या होगा, कायांतरण हुआ। समझ समझ में आ गया किस तरीके से ये वयस्क हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अलैंगिक जनन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। अब हमारा क्या आता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, ये कह रहे हैं अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनमें जिनसे हम परिचित थे, मतलब हमने जिनके बारे में पढ़ा है, मेढक वेढक, ये इंसान इंसान, इन सब के बारे में पढ़ा, जिनको हम जानते मानते थे। परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा, सूक्ष्मदर्शी जंतु, जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, मतलब जिनको हम, जिनका हमने शायद ही नाम सुना हो, इनमें जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम अब पढ़ेंगे। क्या आप उनके प्रजनन के ढंग के विषय में जानते हैं, आइए पता लगाएं। तो भाई इनमें प्रजनन कैसा होता है, तो हम अलैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं, तो हमको पता है कि इनमें जो जनन होगा वो कैसा होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो यहाँ पे क्रियाकलाप जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप दिखाया गया है कौन सा क्रियाकलाप है, उसको हम देख लेते हैं। ये जूम नहीं हो रहा है, एक मिनट, जूम क्यों नहीं हो रहा है, चलो हम इसको जूम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारा जूम। अरे भाई साहब, इतना जूम नहीं करना था। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, अब सही है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप है हमारा 6.3। तो इन्होंने क्या बोला है भाई? इन्होंने कहा हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। किसकी? हाइड्रा की। इन्होंने कहा आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस का मतलब जानते हो? वो जो हमारा होता है सूक्ष्म दर्शी वाला लेंस, मतलब जिसको हम जूम करके देख सकते हैं। ठीक है। या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। मतलब हमें हाइड्रा वाली स्लाइड लेनी है, उसको हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना है। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं? तो मतलब हमें जो जनक है, ये जो बच्चे पैदा करने वाला है, तो उसके शरीर से हमें कुछ उभरी हुई संरचनाएं जो है वो दिखाई देती हैं। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात करनी है, इनका साइज भी ज्ञात करना है। हाइड्रा का चित्र जो है वो हमको दिखाया गया है, इसकी तुलना करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से ये उभरी हुई संरचना जो है हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले हल्की थी, थोड़ी सी उभरी, फिर बाद में ये इसी के जैसी ही यहाँ पे एक संरचना जो है वो निकल आई है। तो इसी को क्या बोला गया है? हाइड्रा में ये क्या हो रहा है? मुकुलन हो रहा है। मुकुलन का मतलब इनमें क्या हो रहा है? जनन हो रहा है, या कह लो कि इनमें प्रजनन हो रहा है। ठीक है। तो ये कैसा है? अलैंगिक प्रजनन है। ये कैसे अलैंगिक प्रजनन हुआ, हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ कहा है प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे तो एक ही उभार दिखाई दिया गया है, ऐसा नहीं है एक ही उभार होता है। तो मतलब हाइड्रा में हमें एक या उससे अधिक भी उभार जो है वो इस तरीके के दिखाई दे सकते हैं। या उभार जो होता है विकसित होकर नए जीव बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा जो लास्ट वाला था, उनमें वो जो विकसित हो गया तो पूर्ण हाइड्रा की तरह ही हो गया। ठीक है। मतलब वो क्या बना रहा है? विकसित होकर नया जीव बना रहा है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए, मतलब याद कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। ईस्ट में भी यही होता था। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उधर में नए जीव का विकास होता है। तो हाइड्रा में भी ऐसे ही क्या होता है? एक नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, उसको अलैंगिक जनक कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे? हमको मेढक मिल्की चाहिए होती, नर मादा चाहिए होता है। पर यहाँ पे हमारे पास खाली हाइड्रा एक ही पौधा है, ये खुद से ही बच्चे पैदा कर रहा है। तो मतलब इसमें किसी के साथ मतलब जनन नहीं किया है, ठीक है, इनिशिएशन वगैरह नहीं किया है। तो इसी को भी क्या बोल दिया है? अलैंगिक जनन बोल दिया गया है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रा में क्या हुआ? मुकुल से नया जीव विकसित हुआ है। एक इससे मुकुल से नया जीव विकसित हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के प्रजनन को या इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। तो अलैंगिक जनन जो है वो हमें और कहाँ दिखाई देता है? अभी तो हमने ईस्ट में पढ़ा, मतलब ईस्ट के बारे में सुना था, जो कि मैंने पिछली बार पढ़ा था। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो बता रहे हैं अलैंगिक जनन जो होता है वो अमीबा में भी दिखाई देता है। या कैसे होता है, हम यहाँ चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं आप अमीबा की संरचना के विषय में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको स्मरण होगा अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है। इसमें केंद्रक के दो भागों में, इसका केंद्रक जो होता है दो भागों में विभाजित, विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें जो जनन क्रिया प्रारंभ होती है वो कैसे प्रारंभ होती है? तो इसका केंद्रक जो होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जनन प्रक्रिया जो होती है प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। समझ रहे हो? ये वैसे तो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। तो सब जब जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसका केंद्रक दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद उसकी जो कोशिका जो होती है वो भी दो भागों में बट जाती है। प्रत्येक भाग जो होता है, क्या उसमें क्या होता है? केंद्र, मतलब कोशिका जो होता है दो भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक कोशिका का अपना अपना केंद्रक हो गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बन जाते हैं। मतलब हमारे पास एक जनक थे और हम जानते हैं कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है। अब अमीबा ने अपने दो हिस्से कर दिए और दो हिस्सों में एक, मतलब एक
दो हिस्सों में उसने क्या किया है, अपने केंद्र को भी दो हिस्सों में बांट लिया, अपनी कोशिका को भी दो हिस्सों में बांट लिया। मतलब अब दो हिस्सों में बांट लिया, हमको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय होता है, तो एक कोशिका एक अमीबा का हो गया, दूसरी कोशिका दूसरे अमीबा का हो गया। तो इस तरीके से खुद से ही क्या कर लेते हैं, खुद से ही दो अमीबा जो है वो बन जाती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर संतान उत्पन्न करते हैं उसे विखंडन कहते हैं। मतलब इन्होंने कहा है इसमें क्या हुआ, खुद का ही खंडन कर दिया, मतलब खुद का ही खंडन करके एक दूसरे जीव को पैदा कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या था, हमारा अमीबा था। अमीबा ने पहले क्या किया, अपने केंद्रकों को विभाजित किया। अब केंद्रकों को विभाजित करने के बाद में ये अलग अलग होने लगे, ठीक है, मतलब इनकी कोशिका भी विभाजित होने लगी। कोशिका विभाजित होने के बाद ये दोनों अलग हो गए, मतलब एक ने दूसरे को पैदा कर लिया, या कह लो इनके दो खंडन हो गया। तो एक जीव से दो जीवों की उत्पत्ति यहाँ पे हमको देखने को मिल गई है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने पढ़ा है। और आगे ये कुछ बोल रहे थे। हम्म, आगे का पेज कहाँ है भाई, इन्होंने कहा है जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, पेज गायब है क्या, 73 74। तो यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया है इन्होंने, ऐसे कैसे सकते हैं। चेक करते हैं। तो भाई मैंने चेक कर लिया है, ये दो तीन बुक्स में मैंने चेक कर लिया है, ये यहीं पे ऐसे ही छूटा हुआ है। तो समझ लो ये यही कहना चाहते हैं, मुकुलन और दुखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉली की कहानी जो है वो उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। और आपको बता देते हैं, मैं आपको बताना पढ़ाने में इतना मस्त हो जाती हूँ, मैं बताना भूल जाती हूँ भाई, ये सारी जो क्लासेस हैं आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, मतलब कि ऐप पे तो मिल ही जाएंगी सारे के सारे। और जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं सारी की सारी बुक्स, और ये जो हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि कल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे सोल्यूशन आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारा सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको अगर चाहिए है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे तो लिंक से कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो प्ले स्टोर में जाओ, वहां पे जोजस स्टडी डालो, आ जाएगा तुरंत, उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग दे देना, तो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सारा सारा सब कुछ ऐप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाओगे। आपको क्या करना है, 5 स्टार की रेटिंग देनी है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है डॉली की कहानी, जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्लोनिंग कहलाती है। तो क्लोनिंग का मतलब क्या है, क्लोनिंग का मतलब समरूप पैदा करना। समरूप का मतलब एक जैसा पैदा करना, खुद से नहीं पैदा हो रहा है, वो पैदा किया जा रहा है कृत्रिम रूप से, मतलब मानव उसको पैदा कर रहा है, ठीक है, लैब में या अगर साइंटिस्ट को बना रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लोनिंग हो गया। तो क्लोनिंग जो होती है वो या तो समरूप कोशिका पैदा कर दे, या किसी जीव का एक भाग जो होता है सेम टू सेम पैदा कर दे, या कह लो पूरे संपूर्ण जीव को, मतलब जैसे कि एक तुम हो, तुम्हारे जैसा दूसरा इंसान बना दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोनिंग कहलाएगा, ठीक है। तो किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम किसने की थी, इयान विल्मट ने की थी। किसने की थी, इयान विल्मट ने की थी। और उनके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने कहाँ पे किया था, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में की थी। कहाँ की थी, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिंग इंस्टीट्यूट में की गई थी सबसे पहले। तो ये कब की गई थी, ये जो की गई थी 1996 में ही समझ लो किया गया था, उसके बाद ही प्रोसेस किया गया था। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या किया था, भेड़ का क्लोन बनाया था,
ठीक है। भेड़ का एक क्लोन बनाया था जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, डॉली रखा था। क्या रखा था, डॉली रखा था। डॉली का जन्म कब मतलब हुआ था, डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। ठीक है, और ये क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनधारी जीव था। अब स्तनधारी जीव का मतलब भाई जो बच्चे पैदा करते हैं, तो पहला ये जीव था जिसको यहाँ पे पैदा किया था। तो ये फिन डॉर्सेट भेड़ थी। ठीक है, ये स्कॉटिश, ये ब्लैक फेस ईव है, और इन दोनों के संचयन से या कह लो, ठीक है, ये एक डॉली जो है वो क्लोन बनाई गई थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या किया किया था। इन्हें लिखा है डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई। मतलब ये जो फिन डॉर्सेट भेड़ थे, इससे क्या लिया गया, इसकी ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई। ठीक है, उसी समय स्पॉटिक ब्लैकफेस ईव से एंड कोशिका भी एकत्र किया गया। इससे क्या किया गया, एंड कोशिका को एकत्र किया गया। एंड अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तो जो अंड कोशिका थी उससे हटा दिया गया केंद्रक को। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका को केंद्रक को स्कॉटिक ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। ये सब चीजें पढ़ लो। ठीक है, अभी आपसे इनसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो इतना ज्यादा पूछा जा सकता है कि क्या क्या पूछा जाएगा। भाई डॉली का जन्म जो हुआ किस लैब में हुआ, कहाँ किया गया, तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड रोजलिंग इंस्टीट्यूट में किया गया। इसका नाम क्या रखा गया, ठीक है, और ये क्या थी, कौन सा जानवर था, ये ज्यादा पूछ लेंगे। ठीक है, किसने किया, ये पूछ लेंगे। और ये सब के प्रोसेस क्या था, ये कुछ नहीं यहाँ पे पूछने वाले। फिर भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। अन्य कोशिका का विकास परिवर्तन सामान्य रूप से हुआ, अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्र को अंड कोशिका से हटा दिया। भाई जिसका केंद्रक हो, जिनका केंद्रक होगा, जिसकी कोशिका होगी, उसी के जैसे तो होगा इंसान। ठीक है, यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही, भेड़ की बात हो रही है। तो मतलब जिसका कोशिका ली गई होगी उसी के सारे गुण यहाँ पे आएंगे, सीधी सी बात ये है। अतः डॉली में स्पॉटिक फ्लेसबस ईव का कोई भी लक्षण नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिससे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों मतलब अनेक संतान को जन्म दिया गया। मतलब उसने, डॉली ने भी कई सारे बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के बाद अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां आ जाती हैं। मतलब ये डॉली के जन्म लेने के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ एक्सपेरिमेंट पहले ही फेल हो गए, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद फेल हो गए। मतलब डॉली जैसे कोई इतने वर्षों तक नहीं जीवित रह पाया। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ विकृतियां जो है वो आ जा रही थी। तो इस तरीके से डॉली जो है वो एक क्लोन थी भेड़ की, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा। उसमें उसी के गुण आए थे जिसकी यहाँ पे कोशिका यहाँ पे ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा। और यहाँ पे हमने अलैंगिक जनन, द्विखंडन, निकलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ी। अब हमने क्या क्या सीखा है एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए हमने आखिर पढ़ा क्या है। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए आपके बुक में दिया होता है। अब जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। अभी जाना नहीं है, आपको दिखा देते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है जिनको हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, प्रॉपर समझाते हुए कवर कराएंगे। ऐसा ही नहीं है रटते जा पढ़ते जा रहे, प्रॉपर समझाते हुए आपको कवर कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का पहला हमारा अध्याय है, जंतु जो होता है दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो हमने प्रजनन की दो विधियां देखी थी, एक तो लैंगिक जनन देखी थी, दूसरी देखी थी अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मनुष्यों में, मेढकों में, ये इन सब में हो रही थी। और लैंगिक जनन जो थी वो किसमें हो रही थी, अमीबा में हो रही थी, हाइड्रा में हो रही थी। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होता है। ठीक है, इनके अंडाशय और शुक्राणु वगैरह जब सम्मिलित होते हैं तो इसको ये क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिना वाहिनी के अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा के जनन भाग होते हैं, और नर के जनन अंग क्या होते हैं, वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं अथवा अंडकोशिका कहते हैं।
वृषण जो होते हैं नर युग्म बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। अंडाशय मादा युग्म बनाते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। वृषण जो होते हैं नर युग्म बनाते हैं, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन ही क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचित अंडा ही क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। ठीक है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। या मनुष्य और अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। बाह्य निषेचन क्या होता है, वह निषेचन जो मादा के शरीर से बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश, इन सब में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। मादा जो होती है अपने अंडाशय निकाल देती है, शुक्राणु जो होता है, सॉरी, नर जो होता है अपने शुक्राणु निकाल देता है, तो उनका बाह्य ही निषेचन होता है, इसलिए इनको बाह्य निषेचन कहते हैं। ये भ्रूण में अनेक विभाजन होते हैं, जिससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय की दीवार में होता है, जहां उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, उसका परिवर्धन होता है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी थी। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें अनेक शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। मतलब जब भ्रूण में सारे अंग वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्या आंख है, क्या नाक है, पूरी तरीके से जब विकसित हो जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे कुछ ही जंतु, ठीक है, जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम जरायुज कहते हैं। जो अंडे देते हैं उनको हम अंड प्रजनक जंतु कहते हैं। सीधी सी बात है। लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। मतलब पहले लार्वा बना, उससे कुछ और धीरे धीरे कुछ और आकृति बनी, उसके बाद में विकसित हो गया, वयस्क बन गया, तो उसको हम कायांतरण कहते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रा, ठीक है, अमीबा। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतान उत्पन्न करता है, संतति को ही हम संतान बोलते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम द्विखंडन कहते हैं। मतलब खुद के दो हिस्से में बट गया और उसे एक नए जीव को बना दिया, उसको हमने द्विखंडन कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें हमने रिवाइज भी कर ली। उम्मीद है क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और फिलहाल तो अभी हमें इसके क्वेश्चन आंसर कराना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, यही सब हमारा चलता रहेगा। क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए